हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपको स्वागत करते हैं इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म के अंदर जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारती वॉल्यूशन क्लास 8। और यार ये होने वाला है आपका कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 पार्ट 2 आई होप क्या यार आपने देख लिया होगा। तो इसी प्रकार के सीरीज़ को देखने चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए स्टार्ट करते इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। और यार हमने कुछ चीज़ें थी जो हम पिछले क्लास के अंदर पार्ट 2 के अंदर डिस्कस नहीं कर पाए थे। इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि यार टाइम की कमी के कारण। अगर हम इनको डिस्कस करने लगते तो यार वीडियो जो था यानी लेक्चर जो था वो 130 मिनट से 1 आवर 30 मिनट से और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता और आपको देखने में मज़ा नहीं आता। तो यार आज ये स्टार्ट करते हैं रनिंग वाटर से। तो यार आज हम डिस्कस करें रनिंग वाटर से मेरे यार। तो आ जाइए, देखिए रनिंग वाटर से हम क्या जनरेट करते हैं, हाइडल पावर जनरेट करते हैं। मतलब यार हम इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। हाइडल पावर को ही मेरे यार हाइडल पावर को ही तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगर हम हाइडल पावर इससे जनरेट कर पाते हैं तो यार इसका मतलब हम इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाएंगे। ठीक, इज एन एनर्जी रिसोर्सेज इन विच ऑल मेजर कंटिनेंट। देखिए रनिंग वाटर से पावर को जनरेट करना ये एक एनर्जी है। देखिए इसकी ये जो रनिंग वाटर से हम हाइडल पावर को मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और ये एक एनर्जी रिसोर्सेस है। ये एक एनर्जी रिसोर्सेस है मेजर कंटिनेंट्स के अंदर, ज़्यादातर कंटिनेंट्स के अंदर ये एक एनर्जी रिसोर्स की तरह इसको यार ट्रीट किया जाता है मेरे यार। इन पावर प्लांट्स द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द रोटेटिंग द शाफ्ट ऑफ ए जनरेटर अटैच्ड टू द टरबाइन। क्या होता है एक पावर प्लांट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है रोटेटिंग द शाफ्ट्स ऑफ ए जनरेटर अटैच्ड टू द टरबाइन। बेसिकली क्या होता है, एक टरबाइन की तरह एक चीज़ होता है। उस टरबाइन में एक शाफ्ट लगा होता है इस प्रकार से। जब यार पानी यहाँ आएगा ना, जब पानी यहाँ पर गिरता है ना, जब पानी का बहाव यहाँ पर गिरता है तो ये शाफ्ट गिरता है। और इस शाफ्ट गिरने का ना टरबाइन गिरेगा। क्या होता है, सॉरी, बेसिकली एक टरबाइन होता है। उस टरबाइन में एक शाफ्ट लगा होता है। ये शाफ्ट लगा, ये टरबाइन है, ये वाला टरबाइन है और ये शाफ्ट यहाँ पर लगा है। और जैसे ही वाटर का फ्लो यहाँ पर टकराता है, रनिंग वाटर का फ्लो यहाँ टकराता है तो ये घूमने लगता है। अगर शाफ्ट घूमने लगता है तो उसके कारण क्या होगा, ये जो हमारा टरबाइन है ये भी घूमेगा। और ये घूमने से क्या होगा, एनर्जी जनरेट होगा। क्या हो रहा है मेरे यार, एनर्जी जनरेट हो रहा है। बेसिकली अगर मैं एक फिगर आपको बनाऊं, एक फिगर यहाँ में बनाता हूँ भाई। इसका कलर फुल कर सकते हैं या नहीं, इसको यार फिलअप कहाँ करें। कोई नहीं, तो यार देखो यार एक पेज हम ऐड कर लेते हैं एक बार। सिंपल सा ड्राइंग है, कोई इतना महारती वाला ड्राइंग नहीं है भाई। क्या है बेसिकली, देखो भाई साहब, देखो यहाँ पर बेसिकली एक टरबाइन मान लो, यहाँ पर एक टरबाइन है, यहाँ पर एक शाफ्ट लगा है। जब यार रनिंग वाटर का जो फ्लो है RW, रनिंग वाटर का जो फ्लो है यहाँ अगर टकराता है तो ये शाफ्ट घूमने लगता है। तो इसके कारण टरबाइन भी यार घूमता है। और ये जब घूमता है तो इसके कारण क्या होता है भाई, एनर्जी जनरेट होता है। सिंपल, बस इतना याद रखो, बस सिंपल यार, ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स ना करिए चीज़ों को, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। इन हाइडल पावर जनरेशन मतलब वाटर की मदद से पावर को जनरेट करने में, इसी को आता है हाइडल पावर जनरेशन। जो मूविंग वाटर होता है, मतलब जो वाटर एक हाइट से गिर रहा होता है, वो जो टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं ना वहाँ आके स्ट्राइक करता है और जिसके कारण वो मूव करता है। जो वाटरफॉल्स, डैम्स, स्विफ्ट फ्लोइंग वाटर्स therefore offer ideal condition for the generation of tidal power।
क्या कहा मेरे यार, इसने बहुत मज़ेदार वाली चीज़ कही। क्या कही? मज़ेदार वाली चीज़ क्या है सर? बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, आइए देखो, आइए आ जाइए आ जाइए मेरे यार, आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए आप सभी लोग, मज़ा आ जाएगा यार। कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे आपको मज़ेदार से। वाटर की जो स्थिति है, मान लो एक हाइट से, एक हाइट है मान लो, ये हाइट से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। हाइट से यार वाटर फ्लो कर रहा है। ये हाइडल पावर जनरेशन की बात करें, एचपीजी की बात करें, मतलब हाइडल पावर जनरेशन की बात करें, एक हाइट से क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है। और वो वाटर फ्लो करके टरबाइन के, ये टरबाइन का एक ब्लेड होता है, इस टरबाइन की इस ब्लेड में आके टकराता है। ये जो वाटर का फ्लो है एक हाइट से गिरता है और इस टरबाइन के फ्लो में आके टकराता है। और टकराता जब है, इस ये जो ब्लेड है टरबाइन के यहाँ टकराता जब है, तो इससे क्या होता है, ये जो ब्लेड है ये घूमता है। तो अगर ब्लेड घूमेगा टरबाइन का तो टरबाइन पूरा ही घूम रहा है। तो अगर टरबाइन पूरा घूमे, इससे कारण क्या होता है, इससे हम पावर जनरेट कर देते हैं। क्या जनरेट कर देते हैं? पावर जनरेट कर देते हैं। क्लियर है आपको? क्लियर है या नहीं? ठीक है। और बेसिकली हम कहाँ से जनरेट करते हैं? बेसिकली ये जो टरबाइन का ब्लेड को स्ट्राइक करने वाला चीज़ है, यहाँ हाइट से वाटर नीचे आएगा और यहाँ पर जो ब्लेड है टरबाइन का, ये टरबाइन का मान लो इस प्रकार से ब्लेड है, और इस टरबाइन में जब आके ये जो एक हाइट से वाटर का यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, तो जिसके कारण ये घूमेगा, और ये घूमने के कारण क्या होगा भाई, एनर्जी क्रिएट होगा। और बेसिकली ये जो स्थिति है, इस प्रकार जो कंडीशन है कहाँ बनाई जाती है, जो वाटरफॉल्स में होता है। देखिए वाटरफॉल में क्या होता है, जो वाटर एक जगह से फ्लो करता है, और डैम्स में भी, डैम से क्या होता है, वाटर एक जगह से फ्लो करता है। मतलब जब वाटर से एक हाइट से फ्लो करेगा ना, और जब आके टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करेगा, उसके कारण रोटेशन होगा, जिसके कारण पावर जनरेट होगा। वो बेसिकली वाटरफॉल्स के एरिया में क्या आता है, देखिए वाटरफॉल्स हो गए, डैम्स हो गए, और स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गए। क्या कहा सर ने? सर ने क्या कहा? मान लो ये जो मैंने कहा ना, ये जो स्थिति है इस प्रकार से, जो हाइट से वाटर फ्लो हो रहा है, बेसिकली ये बेसिकली वाटर फ्लो वाले फॉल वाले एरियाज होते हैं, जो हमारे वाटरफॉल वाले एरिया है ना। नहीं, वाटरफॉल वाले जो, मतलब वाटरफॉल में क्या होता है भाई, वाटर एक जगह से नीचे गिरता है। तो जहाँ ये जो वाटरफॉल है, मान लो ये वाटरफॉल है समथिंग, और यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, तो यही मान लो यहाँ गिर रहा है। तो यहीं पर क्या करेंगे, टरबाइन लगा देंगे, और टरबाइन लगा देंगे। जब ये ऊपर से जो पानी वाटरफॉल आ रहा है नीचे गिरेगा, यहाँ पर टच कर रहा है, कहाँ पर, यहाँ टच कर रहा है। टच करने से क्या, टरबाइन घूमा, टरबाइन घूमने से क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगा। वहीं पर डैम्स में, ये हमारा मान लो ये डैम मैंने बनाया है, यहाँ पर डैम बना दिया, और यहाँ पर पानी यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये पानी हाइट में है, तो ये अगर हाइट में, तो यहाँ पर मैं एक टरबाइन लगा दूँगा, ये आके इसके ब्लेड में टकराएगा और यहाँ से पानी घूमेगा, और ये घूमने के कारण एनर्जी क्रिएट हो जाए। एक फिगर है यहाँ पर देख लो भाई, एक फिगर है यहाँ पर देख लो, ये फिगर को देख लो, इसको पहले पढ़ लेते फिर देखना है। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आइडियल कंडीशन है पावर जनरेट करने के लिए, हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए। एक हाइट से, बेसिकली हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए एक हाइट से वाटर को फॉल करना पड़ेगा ऑफ द ब्लेड ऑफ टरबाइन, मतलब ब्लेड्स ऑफ टरबाइन में हम क्या करेंगे, इसके जो टरबाइन के जो ब्लेड है उसमें हम वाटर फ्रॉम ए हाइट से फॉल कराएंगे, उसमें स्ट्राइक कराएंगे, जिसके कारण वो रोटेट करेगा, और जिससे क्या होगा, एचपीजी क्रिएट होगा, मतलब हाइडल पावर जनरेट होगा। और हाइडल पावर जनरेट करने के लिए आइडल कंडीशन क्या है, वो वाटरफॉल हो सकता है, वो डैम हो सकता है, वो स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर हो सकता है। WDS याद रखने का तरीका, व्हाट इज द आइडियल कंडीशन फॉर जनरेटिंग हाइडल पावर, WDS, वाटरफॉल, डैम्स एंड स्विफ्ट फ्लोइंग। देखिए जो वाटर आज ए एनर्जी रिसोर्सेज हैज सेवरल एडवांटेज। जो वाटर है वो एक एनर्जी रिसोर्सेज की तरह, अगर हम वाटर को यूज़ करेंगे तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। देखिए यार वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसका मतलब वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा, इट इज़ अनलिमिटेड इन नेचर, और ये इजीली रिन्यूड हो सकता है। एंड चीपर देन अदर कन्वेक्शनल एनर्जी, जो बाकी के हमारे कन्वेक्शनल एनर्जीज हो गए, जैसे हमने मिनरल फ्यूल पढ़ा था, ये सभी चीज़ें हो गए, उनमें से बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब चीप है हमारा वाटर, चीपर देन अदर कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स लाइक मिनरल फ्यूल। मतलब मिनरल फ्यूल से कंपेयर करोगे वाटर को आज एनर्जी रिसोर्सेज, तो वाटर जो है बहुत ज़्यादा चीपर है।
और वाटर हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर जनरेटिंग पावर्स इन एरियाज वेयर मिनरल फ्यूल्स आर नॉट फाउंड। ये उन एरियाज़ में हम देखिए वाटर की मदद से हम पावर जनरेट कर सकते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर मिनरल फ्यूल्स नहीं मिलता है, मतलब जिस जगह में मिनरल फ्यूल्स नहीं मिलता है और वहाँ से हम मिनरल फ्यूल्स यूज़ नहीं करके वहाँ पर पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उस एरिया पर हम क्या करेंगे, हम वाटर का यूज़ करेंगे पावर जनरेशन के लिए। तो यार वही चीज़ लिखी है, हम उस जगह पर ये जो वाटर आज रिसोर्सेज पावर जनरेट के लिए जो रिसोर्सेज है वाटर, इसको हम वहाँ यूज़ करना सबसे बढ़िया रहेगा जहाँ पर यार मिनरल फ्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। बिसाइड्स हाइडल पावर इज इको फ्रेंडली है, भाई इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। इस फिगर को देख लो एक बार, ये भाई हमारा ये मैंने डैम बनाया है मेरे यार, ये डैम बनाया गया है, ये आपका डैम है। तो अगर हमने डैम यहाँ बनाया है तो यहाँ पर वाटर का पूरा रिजर्वर है, तो ये जो पानी यहाँ हाइट पर है, तो देखिए यहाँ पर एक गैप रखा गया, तो क्या होगा, ये जो पानी ऊपर है इस गैप में आएगा। यहाँ पर ये जो पानी है ना, ये जो यहाँ पर ये जो सभी पानी है ना, ये पानी का जो हाई प्रेशर में इस गैप के अंदर जाएगा। क्या मैंने कहा, ये जो पानी का जो रिजर्वर है, ये जो पानी है, ये पानी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में इस गैप के अंदर जाएगा और जाने के कारण ये जो टरबाइन का आपका ब्लेड इससे टकराएगा, जिसके कारण टरबाइन क्या होगा, जिसके कारण टरबाइन घूमेगा, जिसके कारण टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमने से क्या होगा, ये जनरेटर ऑन हो जाएगा और जनरेटर ऑन होने के कारण ये फिर बिजली बाहर को सप्लाई कर देगा। सिंपल सी चीज़ है, पानी आएगा, इस गैप में जाएगा, टरबाइन को टकराएगा, इसको रोटेट करेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इसको हम बाहर फिर सप्लाई कर देंगे। सप्लाई कैसे करेंगे, बाय यूजिंग वायर्स। हर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाता है भाई, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे आया है, तारों से आया है भाई, वायर से आया है। उसी प्रकार से ये जो इसी वायर को लेके आपके घर तक आपके घर तक यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, ए के घर तक, बी के घर तक, सी के घर तक, डी के घर तक, ई के घर तक कैसे पहुँचेंगे मेरे यार, इसी वायर के थ्रू। इसी वायर को आगे के ज्वाइन कर देंगे हम, ए के घर, बी के घर, सी के घर, डी के घर, सभी घर पहुंच जाएंगे। अगर फिर से समझाना है, एक बार फिर समझ लो, ये भाई डैम है, इस डैम को बनाया गया है इसको जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है, तो यहाँ पर गैप है, तो ये जो पानी है इस गैप में जाने की कोशिश करेगा, तो ये पानी जब इस गैप में जाएगा तो ये जाके इस टरबाइन में टकराएगा, और ये जो टरबाइन का जो ब्लेड है यहाँ से टकराने, टरबाइन का ये ब्लेड है, इस ब्लेड में टकराएगा और इसको टकराने से क्या होगा, मतलब इस पर स्ट्राइक करेगा, और जैसे ही स्ट्राइक करेगा इस ब्लेड के ऊपर, तो ये ब्लेड क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करने से क्या होगा, ये टरबाइन घूमने से घूमेगा, रोटेट करेगा। इसका मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से रोटेट हो गए, यहाँ पर पावर सप्लाई करेगा, ये जनरेटर क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम थ्रू वायर्स हर किसी घर में, ए के घर में, बी के घर में, सी के घर में ट्रांसपोर्ट कर देंगे मेरे यार। क्लियर है, आ जाइए आगे आ जाइए मेरे यार, आगे आ जाइए मेरे यार। देखिए जो हम डैम बनाते हैं हाइडल पावर के जनरेट करने के लिए, उसके बहुत से जो हम डैम बनाते हैं ना, यहाँ हमने डैम बनाया है मेरे यार, यहाँ हमने डैम बनाया है। ये डैम जो बनाते हैं ना हाइडल पावर जनरेशन के लिए, इसके बहुत एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है। देखिए डैम हैज़ ए रिजर्वर बिहाइंड इट फॉर स्टोरिंग वाटर। देखिए इस डैम के पीछे क्या है, वाटर की रिजर्वर, मतलब वाटर हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इस डैम के पीछे एक वाटर का रिजर्वर है, ठीक, मतलब इसमें रिजर्वर जो है, इसमें क्या किया था, इसमें वाटर को स्टोर किया था। जो रिजर्वर है यहाँ पर, रिजर्वर यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर वाटर स्टोरिंग की गई है। अगर क्या हुआ, अगर हम चाहे तो इस रिजर्वर से वाटर को सप्लाई कर सकते हैं टाउन्स और सिटीज़ के अंदर, और इस वाटर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर में। इरिगेशन मतलब वाटर देने के लिए, जो एग्रीकल्चर में हम खेती में पानी देते हैं तो यहाँ सप्लाई हम कर सकते हैं, और इसी वाटर को हम फिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट में, क्रॉप लैंड में, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस मेक्स, इससे क्या होगा भाई, अगर डैम्स हम बना रहे हैं इसका मतलब हम एक जगह ले रहे हैं, मतलब एक जगह से
बहुत बड़ी ज़मीन ले रहे हैं, अगर बहुत बड़ी हम ज़मीन ले रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बहुत से लोगों को और एनिमल्स को होमलेस कर रहे हैं। भाई जहाँ पर डैम बनता है ना तो उसके बहुत चारों तरफ बहुत चीज़ें काटनी पड़ती, जंगल काटने पड़ते हैं, क्रॉपलैंड्स काटने पड़ते हैं, वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है। इट ड्रॉन्स फॉरेस्ट क्रॉपलैंड ह्यूमन सेटलमेंट। मान लो जहाँ जिस एरिया में डैम बनने जा रहा होगा ना उस एरिया के बहुत एकड़ की ज़मीन ले आता है, और जिसके कारण उस एरिया में अगर कोई फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट जाएगा, वो क्रॉपलैंड जाएगा, वहाँ पर अगर कोई ह्यूमन सेटलमेंट है वो जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह बेसिकली है। मतलब अगर हम डैम्स जहाँ बनाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी ज़मीन लेनी पड़ेगी, बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी लोगों की। अगर वो यहाँ उस डैम में अगर कोई नौकरी करे तो उसके लिए भी चीज़ें करनी पड़ेगी, और वहाँ पर बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। ज़मीन चाहिए तो ज़मीन लेने के लिए भाई फॉरेस्ट को काटना पड़ेंगे, क्रॉपलैंड्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ह्यूमन सेटलमेंट को वहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। और ये सिर्फ करने से क्या होगा, वहाँ पर जो लोग रहते थे वो जो लोग और वहाँ पर जो एनिमल्स रहते वो होमलेस हो जाएंगे मेरे यार। कई बार तो हमारा जो मूल्यवान इकोसिस्टम है ये कई बार इसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है मेरे यार। और कई बार जो कल्चरल इंटरेस्ट के जो प्लेस है, लोगों के कल्चरल इंटरेस्ट के जो प्लेस है उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। और यार एक और चीज़, ये डैम्स बनाना बहुत एक्सपेंसिव है मेरे यार, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है डैम्स बनाने में। एंड बाय स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट वाटर दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स। इतना ज़्यादा वाटर यहाँ पर देखिए कितना वाटर स्टोर किया गया। ये वाटर इतना स्टोर करने का, ये इतना ज़्यादा वाटर यहाँ पर स्टोर करने से क्या होगा, एक अर्थ कोई भूकंप आने का जो रिस्क है वो बढ़ा देता है मेरे यार। ठीक, तो ये कुछ यार एडवांटेज यहाँ देख लिए, यहाँ हमने कुछ डिसएडवांटेज देख लिए मेरे यार। कुछ मेजर प्रोड्यूसर है हाइडल पावर के, जो कि चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए, रशिया, नॉर्वे, इंडिया। देखिए इंडिया एक बहुत ज़्यादा, इंडिया के पास पोटेंशियल है कि यार वो अपने वाटर से हाइडल पावर जनरेट करने के इस कैपेसिटी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास एक पोटेंशियल है। दिस कैन हेल्प इंडियन टू रिड्यूस पेट्रोल इम्पोर्ट्स। अगर हमने इसको क्या किया, अगर हमने इस चीज़ पर महारती हासिल कर ली तो इससे क्या हुआ, ये जो चीज़ इंडिया ने अगर इस चीज़ पर महारती हासिल कर ली, पोटेंशियल को समझ के उस पर अपब्रिंग कर लिया, उस पर महारती हासिल कर ली, इससे क्या होगा, हम जो पेट्रोलियम इम्पोर्ट्स कर रहे थे बाहर देशों से उसको हम घटा पाएंगे, और हम अपने देश के अंदर एग्जिक्यूटिबल पावर रिसोर्सेज बना सकते हैं, जैसे कि कोल जैसे कि। ठीक, देखिए शिवा समुद्रम कर्नाटका के अंदर इंडिया का ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्लांट है, याद रख लो इस चीज़ को, शिवा समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम मेरे यार। ठीक है, शिव समुद्रम, जो शिव समुद्रम है ये इंडिया का ओल्डेस्ट पावर प्लांट है मेरे यार। इसको यार आ जाइए, कुछ और इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जो कि कृष्णा राजा सागर कर्नाटका के अंदर, नागार्जुना सागर तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, श्रीशैलम, मेटूर तमिलनाडु, एडुकी साबरगिरी केरला, कोयना महाराष्ट्र, हीराकुद डैम ओडिशा, भाकरनंगाल पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश दिल्ली, रिहांड उत्तर प्रदेश, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड। तो क्या क्या मैंने एक बार फिर से देख लो, जो सबसे पुराना हाइडल पावर है वो है शिवा समुद्रम। कुछ अदर इम्पोर्टेंस जैसे कि यार कृष्ण राज सागर कर्नाटका, नागार्जुना सागर तेलंगाना, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मेटूर तमिलनाडु, एडुकी और साबरगिरी केरला, कोयना महाराष्ट्र, हीराकुद ओडिशा, वाकरनंगल पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल प्रदेश दिल्ली, रिहांद उत्तर प्रदेश, दामोदर वैली वेस्ट बंगाल और झारखंड। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस।
देखिए जो पावर की डिमांड डे बाई डे बढ़ती जा रही है मेरे यार, तो इसलिए क्या हो रहा है, हमें कुछ नए चीज़ें, देखिए नॉन कन्वेंशनल मतलब मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अल्टरनेट टू ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब अल्टरनेट टू कन्वेंशनल सोर्स। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स मतलब मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो इसको, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो पावर्स की डिमांड वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए एक कोशिश की जा रही है कुछ नया करने की, इसलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर और एनर्जी को डिस्कस किया गया है। और इसके ज़्यादातर जो सोर्स है वो इनएग्जिस्टिबल है और रिन्यूएबल है, मतलब ये अनलिमिटेड है और कभी ख़त्म नहीं होंगे। आइए डिस्कस करते, सबसे जो पहला है वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है मेरे यार, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय द फिशन, द ब्रेकिंग ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ सर्टन एलिमेंट लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो यूरेनियम और थोरियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं, वो आपस में ब्रेक डाउन होते हैं। उस अगर किसी चीज़ का, किसी एलिमेंट का अगर न्यूक्लियाई का ब्रेक डाउन हो, उस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं और उसी से ही जनरेट होता है न्यूक्लियर एनर्जी। यूरेनियम और थोरियम के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, उन न्यूक्लियाई का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन के इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। फिशन, जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है ना, इस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं और इसी से ही जनरेट होता है न्यूक्लियर एनर्जी। द प्रोसेस गिव्स आउट ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड सम हार्मफुल रेडिएशन। इस प्रोसेस, इस न्यूक्लियर एनर्जी, जिस प्रोसेस जनरेट होता है फिजन से, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर बहुत से एनर्जी रिलीज होती है, बट बहुत से हार्मफुल रेडिएशन भी जनरेट होता है। और इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को हीट करने के लिए, टू मेक स्टीम। हमें वाटर को स्टीम बनाने के लिए हम इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। क्या मैंने कहा मेरे यार, मैंने कहा ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुआ है, देखिए जो प्रोसेस से तो एनर्जी रिलीज होता ही होता है, उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी रिलीज होता है। बट ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, इस एनर्जी से हम हीट जनरेट कर सकते हैं, और मतलब हीट वाटर जनरेट कर सकते हैं। मतलब एक बार फिर समझिए, ये जो एनर्जी यहाँ जनरेट हुआ है, इस एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं हीट वाटर, वाटर को हीट करने के लिए, मतलब वाटर को गर्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे ये गर्म हो गया, इसको हमने, इस वाटर को हमने स्टीम बना दिया, और इस स्टीम से ही हमने यार इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर दिया मेरे यार, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर दिया। द पावर प्लांट दैट जनरेट न्यूक्लियर ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक पावर रिक्वायर्स वेरी लिटिल फ्यूल। जो पावर प्लांट जो कि न्यूक्लियर जनरेट करते हैं, मतलब जो एटॉमिक पावर जनरेट करते हैं, उनको बहुत कम फ्यूल चाहिए और इनमें बहुत कम पॉल्यूशन होता है। अगर कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करें ना, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट, जो पावर प्लांट में हम कोयले का यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन आता है। बट वहीं पर अगर पावर प्लांट के अंदर हम एटॉमिक न्यूक्लियर पावर को यूज़ करने लगे, तो वहाँ पर बहुत कम पॉल्यूशन होता है, बहुत लेस पॉल्यूशन होता है। बट द रेडिएशन फ्रॉम द प्रोसेस एंड द वेस्ट कैन बी प्रोलेट। जो रेडिएशन निकलता है, हार्मफुल रेडिएशन, उस एनर्जी के साथ साथ इस न्यूक्लियर से जो रेडिएशन निकलता है इस प्रोसेस के अंदर, और जो वेस्ट निकलता है, ये भाई एक प्रॉब्लम है। इसलिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं इस रेडिएशन की लीकेज को ख़त्म करने के लिए, और इस प्लांट एंड द वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी, मतलब ये जो रेडिएशन के अंदर, जो रेडिएशन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट्स बनाए जाएंगे, या फिर जो वेस्ट डिस्पोजल जो फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा इसके अंदर। ऑल्सो एन एक्सीडेंट इन प्लांट कैन कॉज रेडिएशन। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कारणवश इस प्लांट्स के अंदर, इन पावर प्लांट के अंदर, तो इससे क्या होगा, रेडिएशन क्रिएट होगा, एंड रेडिएशन टू लीक आउट हो जाएगा मेरे, बहुत खतरनाक रेडिएशन बाहर चला जाएगा, तो बहुत से डिजीज़ हो जाएंगे मेरे यार। हार्म प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर ए लार्ज एरिया। इसके अगर रेडिएशन लीक आउट हो गया एक्सीडेंट के कारण, तो अगर ये बाहर चला आया एनवायरनमेंट, तो इससे क्या होगा, बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये बहुत लिमिटेड है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज द ओर्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम, क्योंकि यार इसमें हम यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करते हैं, तो यार यूरेनियम थोरियम आज
बहुत लिमिटेड है इस देश के अंदर, मतलब इस दुनिया के अंदर बहुत लिमिटेड है, तो इसको केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। और यार अगर इनको हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करेंगे, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कहा गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल है। अगर हाउएवर इज दिस टेक ए लॉट ऑफ टाइम आज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है, इसको बनाने में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि यार अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, बहुत कम अमाउंट का फ्यूल ही बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्यूल को ही लेके हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये जो प्रोसेस है बहुत समय लेता है, बहुत टाइम टेकिंग है मेरे यार। ठीक है, तो जो कनाडा है और जो ऑस्ट्रेलिया है, ये वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर है यूरेनियम के, और द चीफ न्यूक्लियर फ्यूल, जो यूरेनियम है इसी यूरेनियम को ही हम कहते हैं चीफ न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं मेरे यहाँ। जो यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया, जर्मनी, ये कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स हैं न्यूक्लियर पावर के। इंडिया के अंदर जो यूरेनियम है वो सिर्फ झारखंड के अंदर मिलता है, और जो थोरियम है वो मोनाजाइड सैंड से मिलता है, मतलब मोनाजाइड सैंड में से ऑब्टेन होता है, मतलब थोरियम डायरेक्टली नहीं मिलता है, वो मोनाजाइड सैंड से ऑब्टेन होता है, जो ज़्यादातर केरला के शोर्स में मिलते हैं। जो एटॉमिक पावर प्लांट्स है तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, कालपकम तमिलनाडु के अंदर, कोटा एंड रावत भाटा राजस्थान के अंदर, नारोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, काकरा पर गुजरात के अंदर, एंड काइगा कर्नाटक के अंदर। ये कुछ ऐसे नाम्स हैं जो कि जहाँ पर हमारे एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यार सोलर एनर्जी के बारे में। मेरे सोलर एनर्जी, मैन हैज़ ट्रेडिशनली यूज्ड, जो मैन है, आदमी है, मतलब जो इंसान है, वो बहुत पुराने से ही सन के एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए, अपने क्लॉथ सुखाने के लिए, ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फिश के लिए, इन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे यार, सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब बहुत पुराने काल से हम सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, ड्राइंग क्लॉथ्स के लिए, ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल के लिए और फिश के लिए। और हम सी वाटर से सॉल्ट को बनाने के लिए भी हम सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं मेरे यार, उन पानी को एक जगह ले आते हैं, फिर पानी जब इवापोरेट हो जाता है सन की एनर्जी का, तो हमें सॉल्ट मिल जाता है मेरे यार। तो यार साइंटिस्ट ने डेवलप्ड किया है आज के समय के अंदर सोलर हीटिंग डिवाइसेस एंड सोलर सेल्स। जो सोलर सेल्स और सोलर हीटिंग डिवाइस, मतलब सन की एनर्जी की मदद से हम उस जगह हीट करेंगे, तो इसलिए हीटिंग डिवाइस। यानी हम नॉर्मली गैस का यूज़ करते हैं किस चीज़ को गर्म करने के लिए, उसी प्रकार से सोलर हीटिंग डिवाइसेस हैं, सोलर सेल्स जो कि सन की एनर्जी की मदद से चलते हैं। जो सेल की सन की एनर्जी के कारण यूज़ होता है उसको हम सोलर सेल्स कहते हैं। देखिए जो सोलर कुकर्स हैं और जो वाटर हीटर्स हैं, ये भी यार सन की हीट को ही यूज़ करते हैं बेसिकली। देखिए जो सोलर सेल है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब जो सोलर सेल्स हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है एक बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, तो मेनी सोलर सेल्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए सोलर पैनल। आजकल आपने देखा हो बहुत सारे लोग अपने घर के छत के अंदर सोलर पैनल लगाते हैं। तो ये जो सोलर पैनल बना कहाँ से, बताओ थोड़ा सा। तो यार ये जो सोलर पैनल्स है ये कहाँ से बने, सोलर सेल से बने। मतलब जो ये जो सोलर सेल्स हैं ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हमने बहुत सारे सोलर सेल्स लगा दिए एक साथ, तो ये हर एक सोलर सेल्स जो है, ये हर एक सोलर सेल्स सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर हमने पूरे को जॉइंट करके एक पैनल बना दिया तो इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मतलब एक सोलर सेल जो क्या करता है वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमने बहुत सारे सोलर सेल्स को एक साथ जॉइंट कर दिया तो इससे क्या होगा, वो बहुत एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। तो इस पूरे को हमने क्या कह दिया, सोलर पैनल कह दिया। बहुत से सोलर सेल्स को मिला के हमने एक सोलर पैनल बना दिया जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं सोलर एनर्जी से। The panel generates enough electricity to charge a battery which can power a lamp or a TV set।
इसकी मदद से हम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर देते हैं कि हम एक बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि एक लैंप को, एक टीवी सेट को पावर दे सकता है, मतलब बिजली दे सकता है। सोलर एनर्जी इज इनएग्जिस्टिबल, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ अनलिमिटेड, ये एक क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब ये बहुत ईजिली रिन्यूड हो सकता है। एंड नॉन पॉल्यूटिंग, ये बिल्कुल ही पॉल्यूट नहीं करता है मेरे यार। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट इन प्लेस, जिस एरिया में बहुत कम पावर की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। और उस जगह पर यार प्लेंटी ऑफ सनशाइन भी होना चाहिए, मतलब वहाँ पर धूप भी आना चाहिए। अगर धूप नहीं होगा तो भाई ये किसी काम का नहीं है। तो यार इसके बाद, इस चीज़ के बाद आपके बुक के अंदर है कि नहीं, इस चीज़ के बाद, इस पारा के बाद आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दिया गया है। तो शायद एक्टिविटी को मैं स्किप कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी को यार एक बार रीड करना है अपने से। तो यार एक्टिविटी शायद नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, तो क्या करना है आपको, सिर्फ एक्टिविटी को एक बार अपने से रीड करना है। आप चाहो तो उसको घर में परफॉर्म कर सकते हो, बहुत बढ़िया सी एक्टिविटी है मेरे यार। तो यार एक्टिविटी में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ के कर सकते हो, या फिर सिंपली एक बार रीड मार लेना, कोई इतनी ये नहीं है मेरे यार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फिर जो सोलर कुकर्स हैं, ये ग्लास का मदद यूज़ करते हैं हीट को ट्रैप करने के लिए। क्या मैंने कहा, सोलर कुकर्स, मतलब सन के एनर्जी की मदद से जो कुकर यूज़ करे वो सोलर कुकर हो गया, जो कि ग्लास का यूज़ करता है हीट को ट्रैप करने के लिए, हीट को अपने पास रखने के लिए। इट इज़ बेसिकली ए एयर टाइट बॉक्स, ये बहुत एयर टाइट बॉक्स है जिसके ऊपर एक ग्लास का टॉप है। अ मिरर एट द टॉप ऑफ द बॉक्स इज यूज्ड डायरेक्ट मोर सनलाइट इनटू द बॉक्स। जो मिरर है इस बॉक्स के ऊपर है ना, वो बेसिकली क्या करता है, सनलाइट को डायरेक्टली अपने पास लेता है उस बॉक्स के अंदर, जिसके कारण क्या वो हीट हो सके। ठीक है। और ये जो बॉक्स है, ये इसको पूरी तरह से इसको ब्लैक कलर में पेंट किया गया, क्योंकि यार ब्लैक कलर जो होता है ना, वो इजीली बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर सकता है। और ये वुड से बना होता है, बेसिकली वुड से या फिर प्लास्टिक से या फिर किसी अदर इंसुलेटिंग मटेरियल से, सो दैट इट डज नॉट लूज हीट बाय कंडक्शन। इसलिए बनाएगा क्यों, नहीं तो यार ये हीट को ईजिली कंडक्ट कर देगा, लूज कर देगा हीट। मतलब अगर इसको किसी अदर चीज़ से हम बनाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, अगर इसको किसी हमने इंसुलेटिंग मेटल के जगह किसी कंडक्टिंग मेटल बनाया, तो इससे क्या होगा, हीट इससे इजीली पास कर जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें इंसुलेटिंग मेटल का यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जो हीट है यहाँ पर स्टोर होकर रहे, ना कि इसे पास कर जाए। और इस कुकर से हम राइस को कुक कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को, बहुत कम समय के अंदर। तो विंड एनर्जी की बात करते हैं। पुराने समय के अंदर हम विंड को यूज़ कर रहे थे सेल बोट्स को चलाने के लिए। बोट्स के अंदर जो लगा होता है ना, ये आपका बोट से यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर एक कपड़ा लगाते हैं, और यहाँ पर जो हवा चलती है, कपड़ा यहाँ आगे चलता है कि नहीं, याद है कि नहीं आपको। आपने देखा कोई मूवी के अंदर, जो शिप होता है वहाँ पर एक ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पर एक कपड़ा लगा होता है, और जब हवा चलता है तो ये कपड़ा ऐसे फूल जाता है, जिसके कारण ये आगे चलता है। तो ये चीज़ के अंदर विंड को पहले यूज़ किया जा रहा था। एंड फॉर रनिंग विंड मिल्स, आजकल हम विंड मिल्स चला रहे हैं टू पंप वाटर एंड ग्राइंड ग्रेन्स, है नहीं, ग्राइंड ग्रेन्स। हम क्या करें, पुराने काल में हम बोट्स को चलाने के लिए विंड का यूज़ कर रहे थे, विंड मिल्स को चलाने के लिए विंड का यूज़ कर रहे थे, टू पंप वाटर और ग्राइंड ग्रेन्स करने के लिए। जो वार्क है विंड मिल्स का, ये इंजिन्स में आजकल किया जा रहा है कि नहीं। द स्पेशल विंड मिल्स कॉल्ड द विंड टर्बाइन्स आर यूज्ड टू टर्न द शाफ्ट्स ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यार जो विंड के टर्बाइन्स है, वहाँ पर आजकल इंजिन्स यूज़ कर रहा है, जिसके कारण जो शाफ्ट्स है उस टर्बाइन का ये घूमेगा, और घूमने से क्या होगा, इस जनरेटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। ऑल्सो द विंड इज़ ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए विंड जो है वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड इट इज़ नॉट वेरी डिपेंडेबल आज इट डज नॉट ब्लो विथ इक्वल स्पीड एट ऑल टाइम। क्या होता है ना, हर बार जो हवा है, जो विंड है, वो कई बार ज़ोर से आएगा हवा, नहीं तो कई बार धीरे से आएगा। तो यार ये कभी अपने इक्वल स्पीड इसमें नहीं होता, मतलब हर समय इक्वल अमाउंट ऑफ विंड चले, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जर्मनी, यूएसए, स्पेन, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, यूके,
ये यार कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो पावर जनरेट करते हैं विंड एनर्जी की मदद से। इंडिया के अंदर विंड टर्बाइंस को बहुत सारे स्टेट्स में सेटअप किया गया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट यार जियो थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ्स इंटीरियर। देखिए जो हीट एनर्जी है जो अर्थ के इंटीरियर के अंदर उसको स्टोर किया गया है उसको हम जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, और एनर्जी मतलब तो एनर्जी ही है। तो जो हीट एनर्जी को अर्थ के सरफेस के अंदर स्टोर किया गया है उसको ही जियो थर्मल एनर्जी क्या आता है। इसको हम वाटर को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं और जिससे प्रोड्यूस स्टीम होता है, और फिर क्या होता है उस स्टीम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेचुरली जो हॉट स्प्रिंग है और जो गीज़र है, इस प्रकार से जो स्टीम्स है ना, जो स्टीम वाटर है जो कि हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिलता है और गीज़र्स में देखने को मिलता है। हॉट वाटर एंड स्टीम्स कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग बिल्डिंग्स। हॉट वाटर और स्टीम को आप यूज़ कर सकते हो हीटिंग बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए, और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। देखिए जियो थर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, मतलब इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है और ये एग्जॉस्ट बहुत जल्दी नहीं होगा, ये इनएग्जिस्टेबल है, और ये नॉन पॉल्यूटिंग है मेरे यहाँ, ये ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। इसको हम उसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ओनली यूज़ वेयर द सोर्स ऑफ हीट लाइज नियर द अर्थ सरफेस। हम सिर्फ इस चीज़ को, इस एनर्जी को वहीं पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जो सोर्स ऑफ हीट है वो अर्थ के सरफेस के बहुत पास। अगर अर्थ के सरफेस से बहुत दूर है तो वहाँ पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मेक्सिको, फिलीपींस ये लीडिंग प्रोड्यूसर है जियो थर्मल एनर्जी के। इंडिया के अंदर ही बहुत सारे प्लेस है जैसे कि मणिकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूगा वैली लद्दाख के अंदर, और जियो थर्मल का बहुत ज़्यादा स्कोप है यूटिलाइज करने का इंडिया के अंदर, इसका पोटेंशियल है और इस पर टेक्नोलॉजी में काम किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइडल एनर्जी। जब हम टाइड से पावर को जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। जब टाइड से वाटर, टाइड से जो वाटर के टाइड से वहाँ से हम पावर जनरेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे टाइडल एनर्जी। जो वाटर फ्लोइंग्स ड्यूरिंग हाई टाइड कैन बी ट्रैपिक बिहाइंड ए डैम अक्रॉस ए नैरो बे। एक बहुत पतली सी बे होती है, वहाँ पर एक डैम बनाया जाता है, और जो हाई टाइड्स होते हैं ना, हाई टाइड्स लो टाइड्स होते हैं, तो हाई टाइड्स अगर होगा तो उसको हम स्टोर कर देंगे और क्या होगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। अगर मान लो लो टाइड हो गया तो द वाटर बिहाइंड द डैम स्टैंड्स हायर देन द वाटर इन द बे। एक बे होता है, बेसिकली एक बे होता है, बहुत पतला सा एक छोटा सा बे होता है, और उस बे के पीछे, उस बे के चारों, इसी के है कि इस नारो बे के चारों ओर एक डैम बनाया जाता है बेसिकली, ठीक, एक डैम बनाया जाता है। अगर हाई टाइड हुआ तो, अगर हाई टाइड हुआ तो जो ट्रैफिक होगा, जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, ये मतलब इंस्ट्रूमेंट जो होगा इसको डैम के पीछे लगाया जाएगा एक नैरो बे के चारों ओर। अगर लो टाइड होगा तो जो वाटर बिहाइंड द डैम, द वाटर बिहाइंड द डैम, इसके पीछे जो वाटर है और यहाँ पर बे के अंदर जो वाटर है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इस डैम के पीछे जो वाटर का लेवल है और इस बे के अंदर जो लेवल है, मतलब बे का पानी का वाटर का लेवल घट जाएगा और ये जो डैम के अंदर जो पीछे जो पानी है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा, जो बे का वाटर है वो फॉल करने लगेगा। और वो फॉल कहाँ कर, बेसिकली किस प्रकार का चीज़ है यहाँ देख लो एक बार। ये बेसिकली इस प्रकार की चीज़ है, ये एक बे है और ये डैम है और ये बे है। तो इसका पानी मान लो बहुत ज़्यादा हो गया है और इसका मान लो कम है, तो ये पानी इधर का आएगा। जब पानी ये इधर को ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर कोई टरबाइन होगा या फिर कुछ इस प्रकार शाफ्ट होगा, तो वह शाफ्ट में जब ये पानी आके गिरेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर से, ये शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट घूमने से यहाँ पर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखी है मेरे यहाँ। इस मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं वाटर को, इस मदद से हम वाटर को मदद से टाइडल से, वाटर टाइड से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाई टाइड्स में भी लो टाइड में भी। फ्रांस, कनाडा, रशिया ये लीडिंग प्रोड्यूसर है टाइडल एनर्जी के। इंडिया के अंदर जो गल्फ ऑफ
खाम्बत हो, द गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, और जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम टाइडल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बायोगैस, जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है प्लांट वेस्ट, एनिमल डंग्स और अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर, जिससे हम क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं मेरे यहाँ। हम बायोगैस को कैसे बनाते हैं, जैसे ही जो बैक्टीरियाज हैं वो प्लांट वेस्ट पे अटैक कराते हैं, एनिमल डंग पे अटैक कराते हैं, और जो अदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वहाँ पर अटैक करते हैं, उससे क्या बनता है, बायोगैस बनता है। देखिए जो बायोगैस है ये बहुत, इसमें क्या है, बायोगैस में मोस्टली क्या है, मीथेन गैस है मेरे यहाँ, और इसी मीथेन गैस को हम फ्यूल में यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, और उसी फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और यार जो वेस्ट बच जाता है इसके पीछे, मतलब हम जब इस मीथेन गैस को यूज़ करें फ्यूल में, फिर वहाँ से जनरेट करें इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें कुछ वेस्ट रह जाता है, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस बनाने के बाद जो वेस्ट रह जाता है बायोगैस का और फिर मीथेन का, उसको हम यूज़ कर देते हैं एज ए मैन्यूर, प्लांट्स को देते हैं एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर, मैन्यूर। मैनी बायोगैस प्लांट हैव बीन सेटअप इन इंडिया, बहुत सारे बायोगैस है स्पेशली इन गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर। देखिए बायोगैस आर द रिन्यूएबल मटेरियल्स, मतलब ये बहुत इजीली रिन्यूड हो सकते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, और बहुत मतलब ईजी आसान होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं बनाने में। और इससे क्या होता है, हम अगर हमने इसको बहुत इजीली बहुत अच्छे से यूज़ किया तो हम बहुत ज़्यादा ही एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस में, बहुत ज़्यादा स्केल अगर हमने इसको एफिशिएंटली यूज़ किया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, कैसे भाई कंजर्व करें। भाई हमने तो यूज़ कर लिया, कैसे क्या करना है वो सभी देख लिया, अब कैसे इसको यार कंजर्व करते हैं उसकी बात करते हैं। हमें पता है कि ये जो मिनरल्स है हमारे लिए कितना यूज़फुल है, जो मिनरल्स है ये हमारे लिए कितना यूज़फुल है। हमें यार हमने बहुत से मेथड्स पढ़े हैं जिस प्रकार से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से। हमने ओपन कास्ट माइनिंग पढ़ी, हमने ड्रिलिंग पढ़ी, हमने बहुत से एक्सट्रैक्शन मेथड्स पढ़े मिनरल्स को अर्थ से बाहर निकालने के लिए इजीली और क्विकली। बट जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन और रैपिड ग्रोथ हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो इससे क्या हो रहा है भाई, ह्यूमंस बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो या डिमांड्स बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे, लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए ट्रेमेंडसली बहुत जल्दी से बढ़ेगा। इससे क्या होगा, अगर हमने लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ही मिनरल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, इससे क्या होगा, एक ग्रेजुअल डिप्लेशन होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे हमारे जो मिनरल्स रिजर्व्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। क्योंकि हमें पता है जो मिनरल्स है यार ये एग्जिस्टिबल रिसोर्स है, मतलब ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, दे आर लिमिटेड इन नेचर। अगर हम केयरफुल नहीं हुए और हमने इस रिसोर्सेज को, इस मिनरल रिसोर्स को ऐसे ही यूज़ किया गया, तो एक समय ऐसे आएगा जो मिनरल्स है ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें मिनरल रिजर्व को कंजर्व करना पड़ेगा। तो कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे मिनरल्स और पावर रिसोर्स को कंजर्व कर सकें। सबसे पहला कि यार हमें अपने माइनिंग के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो वेस्ट है उसको हम कम कर सके। एक्सट्रैक्शन के समय जो वेस्ट हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हमें बहुत अपने माइनिंग के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हमें जुडिशियस और सिलेक्टिव माइनिंग करना पड़ेगा, हमें हर जगह माइनिंग नहीं करना है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जगह पर ही माइनिंग करना है। हमें रिसाइकलिंग करना है मेटेलिक मिनरल्स, हमें बार बार मेटेलिक मिनरल्स को बार बार रिसाइकल करना है। आयरन हो गया, टीन हो गया, एल्यूमिनियम, इन मिनरल्स को, मेटेलिक मिनरल्स को हमें बार बार रिसाइकलिंग करना है, हमें इनको नया नहीं करना, हमें आयरन, टीन और एल्यूमिनियम को बार बार रिसाइकल करना है। इससे क्या होगा, बाय रीयूजिंग डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस सब्सटेंस, हम इससे क्या होंगे, इनके जो वेस्ट से कुछ अदर यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इनकी हमें ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यूजिंग चिपर एंड मोर एबुनेंट अल्टरनेटिव ऑफ स्कैर मिनरल्स, जो मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, मतलब जो खत्म होने की कगार में, या फिर जो खत्म हो चुके हैं, या फिर जो खत्म होने वाले हैं, उनके अल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। ऐसे उनके अल्टरनेटिव मिनरल्स ढूंढने हैं जो कि सस्ते होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, यूजिंग एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ कॉपर। देखिए हमें कॉपर के जगह एल्यूमिनियम को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यार इंडिया के अंदर एल्यूमिनियम बहुत अबुडेंट है, बहुत ज़्यादा है, और जो कॉपर है ये बहुत कम है, बहुत स्केयर है इंडिया के अंदर, अगर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करी जाए।
हमें इन एग्जिस्टेबल सोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसे सोर्स को यूज़ करना चाहिए जो कि अनलिमिटेड इन नेचर है ऑफ पावर। हमें ऐसे सोर्स एग्जिस्टेबल सोर्स को यूज ना करके इन एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ पावर को यूज़ करना चाहिए, मतलब हमें यार अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, ना कि लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये था इसका तात्पर्य। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग एक्सप्लोइटेशन टू आइडेंटिफाई एरिया विद गुड मिनरल्स डिपॉजिट। हमें कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स डिपॉजिट अच्छे मिल रहे हैं और वहाँ पर एक रीज़नेबल कॉस्ट पर माइनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यार ये था आपका पूरा चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या, तो यार नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज डिस्कस करेंगे। तो यार जो प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, और यार इस वीडियो करिए लाइक, दोस्तों से करिए शेयर